हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर द इंडियन इकोनॉमी फॉर द अपकमिंग पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स। देखिए, पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स की जब मैं बात करता हूं तो पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। कई सारे सवाल यहां से देखने को मिलते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपको खास ध्यान देना है और जिनसे सवाल पूछे जाने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम रहती है। तो अगर हम स्टूडेंट यहां पर बात करें, सबसे पहले तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो बेसिक्स। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट आप शुरू करते हैं तो बेसिक्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। जैसे कुछ बेसिक टर्म्स, बेसिक टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, तो मान लो कोई शब्द आपके सामने आ रहा है, आपको शब्द का मतलब पता होना चाहिए, स्पेशली जब वो इकोनॉमिक्स का एक महत्वपूर्ण शब्द हो। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी बहुत अहम है। इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ रेट क्या चल रहा है, इंडियन इकोनॉमी में किस तरह की दिक्कतें चल रही हैं, क्या एडवांटेजेस है इंडियन इकोनॉमी की, क्या प्रॉब्लम्स है इंडियन इकोनॉमी की, वो सब चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तीसरा हमारे पास आता है करंट ट्रेंड्स। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म द करंट ट्रेंड्स। देखिए, बहुत सारी नई थ्योरीज आती रहती है इकोनॉमिक्स को लेकर, स्पेशली ऐसी थ्योरीज जिनको अवार्ड मिला हो, नोबेल प्राइज या कोई और अवार्ड हो सकता है। तो इकोनॉमिस्ट नई नई थ्योरीज देते रहते हैं। इन थ्योरीज के बारे में या इकोनॉमी को लेकर कोई नई रिपोर्ट आई है, भारत की तरफ से रिपोर्ट आई है, नीति आयोग की तरफ से रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड बैंक की तरफ से कोई रिपोर्ट आई है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, उनसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि तीन ये मेजर कंपोनेंट्स यहां पर रहते हैं। अगर हम टॉपिक्स की बात करें, जो टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, सबसे पहले आ जाता है इंट्रोडक्शन। देखिए, इंट्रोडक्शन में हमारे पास फिर से वही बात, सब्जेक्ट के कुछ बेसिक्स कंपोनेंट, ठीक है, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे एडम स्मिथ है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है। क्यों है भाई? क्योंकि उसने जो बुक लिखी द वेल्थ ऑफ नेशन, यहां से इकोनॉमिक्स एक सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में एस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद हमारे पास इन्फ्लेशन एंड इट्स टाइप, महंगाई। अब महंगाई तो आप सुनते हैं, हमने वर्ड सुन लिया महंगाई, लेकिन महंगाई के भी अपने कुछ प्रकार हैं। जैसे टेक द एग्जांपल हाइपर इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो ये सब क्या है? ये इन्फ्लेशन के टाइप्स हैं। हाइपर इन्फ्लेशन का अगर मैं एग्जांपल लूं तो अभी हमारे पास वेनेजुएला में हाइपर इन्फ्लेशन चल रही है, जहां पर आप नोट जो है वो बोरे में भरकर लेकर जाओगे और जो सामान आएगा हो सकता है वो आपके पॉकेट में भी हमारे पास छोटा पड़ जाए। ठीक है, मतलब पॉकेट में भी, मतलब लाइक आप आराम से रखकर उसे ले आओ। तो यहां पर इन्फ्लेशन का ये हाल है, ये आलम है, दैट इज कॉल्ड हाइपर इन्फ्लेशन। उसके बाद नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को जानने से पहले आपको जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, इन सब बातों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तब आप नेशनल इनकम के कंसेप्ट तक पहुंच पाएंगे। तो भारत की जीडीपी क्या है, उससे आप जीएनपी, एनएनपी कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके फॉर्मूलाज आपको, बेसिक फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। उसके बाद प्लानिंग इन इंडिया। देखिए, अभी भारत में डेवलपमेंट के लिए जो प्लान बनाती है जो संस्था, वो है नीति आयोग, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चेयरमैन होते हैं। लेकिन स्टार्टिंग से ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। इससे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास भारत में काम करती थी, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, जिसने कुल 12 5 ईयर प्लान बनाए। आप याद रखेंगे, जिसने कुल 12 5 ईयर प्लान बनाए। उसके अलावा मॉनेटरी इकोनॉमिक्स। अब ये मॉनेटरी इकोनॉमिक्स क्या है? देखिए, आरबीआई बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई फ्रेम करता है मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें हमारे पास हम बात करें रेपो, रिवर्स रेपो, ठीक है, एमएसएफ, बैंक रेट, ये सब चीजें इंक्लूड होती हैं, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, मनी सप्लाई को मैनेज करना, बैलेंस करना। अब यहां पर समझने वाली बात, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए जो हमारे पास इन्फ्लेशन है वो नेसेसिटी है। जब तक आप इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि महंगाई भी किसी अर्थव्यवस्था के आगे बढ़ने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन वो कंट्रोल रेट में होनी चाहिए। ये नहीं कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। तो हमने एक चीज तो समझी है ना हमेशा लाइफ में, कि किसी भी चीज की जरूरत से बहुत ज्यादा होना, किसी भी चीज का जरूरत से बहुत ज्यादा होना नुकसान ही देता है। तो इन्फ्लेशन ऑल्दो नेसेसरी है इकोनॉमी के आगे बढ़ने के लिए, लेकिन एक लिमिटेड लेवल तक। इंडियन इकोनॉमी के लिए हमारे पास अगर हम बात करें, 4% का इन्फ्लेशन रेट आइडियल है, 4% की महंगाई दर आइडियल है इंडियन इकोनॉमी के लिए। फिर फाइनेंशियल रेगुलेटर्स इन इंडिया, जैसे सेबी है, फाइनेंशियल रेगुलेटर है, ठीक है, इरडाई है। सेबी स्टैंड फॉर सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इरडाई स्टैंड फॉर इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है, एक इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है। ऐसे बहुत सारे हमारे पास फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं, जिनके बारे में आपको पेपर पॉइंट ऑफ से पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और कौन से टॉपिक्स है? अगर आप खुद भी तैयारी कर रहे हैं
तब भी आपको पता होना चाहिए। और हम तो आपको ये प्रिपेयर कराएंगे ही कराएंगे अगर आप हमारे बैच में एनरोल होते हैं। हम तो आपको थोरली प्रिपेयर कराएंगे ही कराएंगे, लेकिन वो बच्चे जो घर पर प्रिपेयर कर रहे हैं वो एटलीस्ट इन टॉपिक्स पर खास ध्यान दें। तो टैक्सेशन इन इंडिया, भारत में जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ बहुत से टैक्सों को इसने सबस्यूम कर लिया, यानी खुद में समा लिया, यानी वो टैक्स खत्म हो गए। आजकल जीएसटी के बारे में बहुत चर्चा होती है, गवर्नमेंट अपनी पीठ थपथपाती हुई दिखाई देती है कि हमने इतना जीएसटी कलेक्शन किया, इतना जीएसटी कलेक्शन किया। तो जीएसटी कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, कैसे ये दूसरे टैक्सेस से अलग है, उस सब के बारे में हमें कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा। लेकिन जीएसटी के अलावा और भी कई सारे इंपॉर्टेंट टैक्स है, लाइक इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स को कौन से एक्ट के थ्रू रेगुलेट किया जाता है, कौन उसे कलेक्ट करता है? दैट इज सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स को कलेक्ट करता है। फिर जीएसटी को कौन कलेक्ट करता है? इस तरह के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर हमारे पास इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, तो ये सब हमारे पास किस में आएंगे? इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। फिर पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी और बेरोजगारी दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है? बेरोजगारी के कई तरह के प्रकार हैं, जैसे एक बहुत फेमस इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है, दैट इज डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी हुई बेरोजगारी। अब ये छिपी हुई बेरोजगारी क्या है, इसको समझना भी बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आएगा? हमारे पोर्ट्स, हमारे हाईवेज, हमारे एक्सप्रेसवे, हमारा रेल नेटवर्क, इसके बारे में भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो ये सब टॉपिक्स जो हैं वो कुल मिलाकर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे बनते हैं, जिनको हम आने वाले अपने कोर्स में कवर करेंगे। अगर आप बात करें यहां पर प्रिपेयर कैसे करना है, इंडियन इकोनॉमी को आप प्रिपेयर कैसे करेंगे, लाइक इसके लिए मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको। टेक द एग्जांपल, मान लीजिए आप कोई टॉपिक उठा लेते हैं, लेट्स से आपने फाइनेंशियल रेगुलेटर्स के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है, जो हमारे पास फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं या रेगुलेटरी बॉडीज हैं, ठीक है। तो अगर आप इनके बारे में पढ़ रहे हैं, लेट्स से सेबी के बारे में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में आप लोग पढ़ रहे हैं। सेबी के बारे में जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको हर डायमेंशन से पढ़ना पड़ेगा। सेबी के साथ कौन सी इंपॉर्टेंट संस्थाएं कनेक्टेड हैं, लिंक्ड है, जैसे कि बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सीधा संबंध किससे? सेबी से। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सीधा संबंध किससे? सेबी से, क्योंकि सेबी इन दोनों को कंट्रोल और रेगुलेट कर रहा है। ये भारत के दो बहुत बड़े स्टॉक एक्सचेंज है। सेबी एस्टेब्लिश कब हुआ था? सेबी एस्टेब्लिश हुआ था 1988 में, लेकिन सेबी को स्टैट्यूटरी पावर कब मिली, वैधानिक पावर कब मिली स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करने की? सो दैट इज इन द ईयर 1992 आफ्टर द हर्षद मेहता स्कैम। आपने अगर सीरीज के बारे में सुना हो तो हर्षद मेहता का एक बहुत ही फेमस स्कैम हुआ था, ठीक है, इनफेमस स्कैम कहूंगा ज्यादा बेटर रहेगा। तो उसके बाद से हमारे पास सेबी को पावर दी गई टू बिकेम अ रेगुलेटर ऑफ द स्टॉक मार्केट। तो जब आप एक टॉपिक को पढ़ते हैं उसके हर डायमेंशन को प्रॉपरली कवर करना बहुत जरूरी है। अब आपने पढ़ लिया तो आपको पता कैसे चलेगा कि मेरी प्रिपरेशन अप टू डेट है या नहीं? तो उसके लिए पहले तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, उनको अच्छे से पढ़िए और ये देखिए क्या आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं तो आपने यही नहीं रुकना, आपने ये भी देखना कि इस बार पेपर में लेवल अप जा सकता है। तो अगर लेवल अप जाएगा, अगर इन्हीं सवालों का लेवल अप जाएगा तो कैसे जाएगा? क्या मैं उस अप लेवल को टैकल कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी? तो ये बहुत जरूरी हो जाता है पेपर पॉइंट ऑफ से। इसके लिए हमने स्पेशल मॉक टेस्ट डिजाइन किए हैं जो हम प्रीवियस ईयर को भी हम हैंडल कर पाए और जो नेक्स्ट लेवल अगर अप होकर आए तो उसको भी हम कहीं ना कहीं हैंडल कर पाए। अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो हमारा कोर्स 30 मई से शुरू हो रहा है, जिसकी फीस है 3500। ये हमारे पास जो है लाइव क्लासेस रहेंगी स्टूडेंट्स। अगर आप लाइव क्लास को मिस कर देते हैं तो आपको मैं बता दूं कि रिकॉर्डेड क्लास को देखने का ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल रहेगा। क्या क्या फीचर्स आपको दिए जाएंगे? तो एक्साइज, टैक्सेशन, वीडियो, PSSB क्लर्क, इन सब एग्जाम्स को हमारा ये कोर्स जो है कॉम्बो कोर्स को कवर करेगा, जिसमें 200 से ज्यादा क्लासेस होंगी। अगर आप कोई क्लास मिस कर देते हैं तो आप रिकॉर्डेड क्लास को देख सकते हैं रिपीटेडली। डेली प्रैक्टिस असाइनमेंट आपको दिया जाएगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आपको बता दूं कि हमारा वीकली डाउट सेशन भी होता है, लेकिन आपको लगता है कि मेरा डाउट तो अभी सॉल्व होना चाहिए, तो आप उस डाउट को हमारे पोर्टल पे डाल दीजिए, हम इमीडिएटली रिवर्ट करने की कोशिश करेंगे। जितनी जल्दी हो सके हम आपका डाउट रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा सारा का सारा जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, वो आपको PDF की फॉर्म में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपको क्लास जब चल रही होगी तो आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस अच्छे से बैठकर इत्मीनान से सुनना है। नोट्स आपको आपके जो अकाउंट है उसके ऊपर अवेलेबल करा दिए जाएंगे, जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री है। उसके बाद अगर हम बात करें 5000 से ज्यादा MCQ आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे,
स्पेशल फोकस रहेगा पंजाब जीके के ऊपर, और इसके अलावा 10,000 एमसीक्यू कॉम्प्लीमेंट्री आपको यहां पर दिए जाएंगे, और मॉक टेस्ट के थ्रू तो आपकी प्रिपरेशन कराई ही जाएगी। जो बच्चे हमसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो वो हमारे साथ फ्री इनिशिएटिव के थ्रू जुड़े रह सकते हैं। हमारे कई सारे फ्री इनिशिएटिव भी चल रहे हैं जिसमें हम बच्चों की प्रिपरेशन को और इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। अगर आप बिगिनर हैं या आपको लगता है कि आपकी तैयारी में कुछ कमी रह गई है तो आप हमारे पेड इनिशिएटिव्स को भी हमारे पास यहां पर खरीद सकते हैं। अब जिस बच्चे ने सब कुछ कर लिया है, जिसको लगता है कि प्रिपरेशन भी अप टू मार्क है, सब कुछ मेरा तो डन है, तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ है। वो क्या है, 100 टेस्ट हमारे पास है यहां पर, जिसमें हम 2500 एमसीक्यू दे रहे हैं करंट अफेयर्स के, जनरल स्टडीज के 2500 एमसीक्यू, क्वांट्स के 2000 एमसीक्यू, रीजनिंग के 2000 एमसीक्यू। कुछ इस तरह से हमारे पास सिस्टम जो है वो हमने बनाया है ताकि हर स्टेज पर हम बच्चे की जो हेल्प कर सकें। ये जो है मिलेगा आपको महज 999 के रेट पर। तो 100 टेस्ट जो सीरीज है वो आपको यहां पर 999 के रेट पर दी जाएंगी। 50% इसमें हमने डिस्काउंट अभी के लिए रखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं यहां पर आपको कुछ समझ आया होगा कैसे हमने प्रिपरेशन करनी है, कैसे एग्जाम को टैकल करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।